हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋतुराज सिंह चारण आपका स्वागत करता हूं कृष्णा एकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के टॉपिक का नाम है जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। सो स्टूडेंट्स, लेट्स वी शुड स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नैतिक विकास का नाम आते ही लोगों को केवल एक ही जो है साइकोलॉजिस्ट का नाम आता है और वो नाम आता है लॉरेंस कोहलबर्ग। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मॉरल डेवलपमेंट के बारे में जो सबसे पहला जो साइंटिफिक रिसर्च जो है, सबसे पहला जो वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो कोहलबर्ग की बजाय जीन पियाजे के द्वारा किया गया। तो याद रखना, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन हो सकता है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, एचटेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो उसमें एक ऑप्शन था कोहलबर्ग, एक ऑप्शन था पियाजे और एक ऑप्शन दे रखा था पियाजे व कोहलबर्ग दोनों। तो कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि नैतिक विकास का सिद्धांत इन दोनों के द्वारा भी दिया गया है, ठीक है ना। तो उसका आंसर दोनों माना गया स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। ओके, देखिएगा, नैतिक विकास जो है उसके बारे में सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है। मैंने आपको बताया कि नैतिक विकास का, मॉरल डेवलपमेंट का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो किसके द्वारा किया गया, जीन पियाजे द्वारा। कब? 1928। डेट भी याद कर लेना, किसके द्वारा किया गया, जीन पियाजे द्वारा, ये भी याद कर लेना। ये देखो मैंने स्टार मार्क भी कर रखा है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, नैतिक विकास का सर्वप्रथम, जस्ट ए सेकेंड, मैं रेड पेन से अंडरलाइन कर देता हूं। नैतिक विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया, पियाजे द्वारा। कब किया गया? 1928 में। फैक्ट है, लेकिन एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। फिर इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट से रिलेटेड 1932 में एक बुक भी लिखी थी, 1932 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। बुक का नाम क्या था? द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। देखो, ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछे जा सकते हैं, क्योंकि नैतिक विकास की यदि हम बात करें तो 90% केसेस में तो लोगों को पता ही नहीं है कि नैतिक विकास की शुरुआत जो है वो पियाजे द्वारा की गई थी और इन्होंने भी इसका सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था, ठीक है ना। तो पूछा जा सकता है, यदि पूछा कि द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड बुक जो है वो किसकी है, तो मॉरल जजमेंट देख के लोग आंसर क्या करके आएंगे, कोहलबर्ग। जबकि ये बुक जो है वो कोहलबर्ग की बजाय किसके द्वारा लिखी गई है, जीन पियाजे द्वारा। तो इतना ही याद रख लेना, मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड 1932 बाय जीन पियाजे। और इसके साथ साथ जीन पियाजे की थ्योरी में जो एक नैतिक विकास के अंदर जिन्होंने जिसकी भूमिका पे जो सबसे महत्वपूर्ण बल दिया था वो यह है कि पियाजे कहते हैं कि बच्चों के नैतिक विकास में जो बच्चा वातावरण के साथ अंतर क्रिया करता है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसे कथन के रूप में भी पूछा जा सकता है कि नैतिक विकास में बालक द्वारा वातावरण के साथ की गई अंतर क्रियाओं को महत्व किसने दिया, तो उसका आंसर भी आपके क्या आ जाएगा, जीन पियाजे। ये देखो मैंने स्टार मार्क करके लिखा हुआ है, पियाजे ने नैतिक विकास में बच्चे की वातावरण के साथ होने वाली अंतः क्रिया पर बल दिया। किस पे बल दिया? वातावरण के साथ होने वाली अंतः क्रियाओं पर बल दिया। तो एक बार आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, अब यदि हम यहां पर बात करें कि जीन पियाजे ने जो अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उसकी मुख्य तौर पर कितनी जो है स्टेज बताई, तो याद रखना इन्होंने 2 अवस्थाएं बताई थी। अलग अलग बुक में, कई बुक्स में इस जो नैतिक विकास का सिद्धांत है पियाजे का उसकी 4 अवस्थाएं बताई गई है। तो मैं आपको बता दूं, आप यहां पर याद रखना, ऑथेंटिक बुक का ही मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने नैतिक विकास की जो मुख्य अवस्थाएं बताई तो वो कितनी थी? 2 थी। और यदि आपको गौण अवस्थाएं पूछे तो वो इन्होंने कितनी बताई थी?
4 बताई थी, ठीक है ना। मैं आपको अभी एक एक करके डिटेल में बताता जाऊंगा, आप अच्छे से समझते जाना, यहाँ से क्वेश्चन बनने की अच्छी खासी संभावना रहेगी। तो एक बार आप देख लीजिएगा कि मुख्य अवस्थाएं इन्होंने कितनी बताई, 2, और गौण अवस्थाएं इन्होंने कितनी बताई, 4। अब मुद्दा यह भी आता है, इन्होंने जो मुख्य अवस्थाएं बताई थी उनमें से आपके एक तो नाम आता है हिट्रोनोमस अवस्था। कौन सी अवस्था? हिट्रोनोमस मोरालिटी, या इसी को ही हम हिंदी टर्म अभी देख लेंगे, आगे आ जाएगा, थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत है। और दूसरी इन्होंने जो स्टेज बताई थी वो थी स्टूडेंट्स ऑटोनोमस स्टेज। हिंदी नाम बता देता हूं, देखो ये है आपके परायत नैतिकता की अवस्था। हिंदी नाम क्या है? परायत नैतिकता की अवस्था। और ये आपके क्या हो जाएगा? स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। अब दूसरा आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, अलग अलग बुक्स में इन दोनों अवस्थाओं की जो एज है वो अलग अलग बताई हुई है, तो एग्जाम में एज को लेके कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, बहुत सारी बुक में अवस्था दे रखी है 0 से 5, 5 से 10, कई बुक में दे रखा है जैसे कि अरुण कुमार सिंह की बुक की बात करें तो परायत नैतिकता की अवस्था बताई गई है वहां पर 2 से 8 वर्ष, जबकि स्वायत्त नैतिकता की अवस्था बताई गई है 9 से 11 वर्ष। बहुत ऑथेंटिक बुक है, ठीक है ना। तो एज को लेके आपसे क्वेश्चन यहां पर नहीं पूछा जाएगा। फिर भी यदि आपको ये माइंड में रखना कि यार एज का जो है कॉन्फ्लिक्ट अपने माइंड में नहीं रहना चाहिए, तो बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा मैं आपको बता रहा हूं, अरुण कुमार सिंह की बुक में दिया हुआ है। परायत्त नैतिकता की जो अवस्था है वो कितनी दी हुई है स्टूडेंट्स? 2 से 8 वर्ष, जबकि स्वायत्त नैतिकता की जो अवस्था है वो कितने वर्ष दी गई है? 9 से 11 वर्ष, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए मैंने ये बताया, बाकी एज का क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बनेगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगी कि मुख्य अवस्था पूछे तो 2 और गौण अवस्थाएं पूछे तो कितनी? 4। इन गौण अवस्थाओं को मैं लास्ट में आपको एक स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मेनली ये चीज आप नोट डाल के अपनी कॉपी में लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, इसी अगली कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। देखो अपनी जो पहली अवस्था है जिसका नाम है हिट्रोनोमस, या इसी को ही हम कहते हैं परायत्त नैतिकता की अवस्था, ठीक है ना। अब यहां पर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन अवस्थाओं के अन्य नाम क्या क्या है। तो पहले तो हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि भाई परायत्त नैतिकता की अवस्था में जीन पियाजे ने क्या विचारधारा अपनी बताई थी। तो याद रखना, परायत्त नैतिकता से मतलब यह है कि बच्चे में जो नैतिक विकास होता है वो दूसरे लोगों से प्रभावित होकर होता है। दूसरे लोगों से तात्पर्य वो टीचर के द्वारा बताए हुए नियमों को फॉलो कर सकता है, या गॉड भगवान ने जो नियम बनाए हैं उनको बच्चा फॉलो कर सकता है, या अपने से बड़े जो लोग हैं, वयस्क हैं, या जो पेरेंट्स हैं उनके द्वारा बताए गए नियमों को फॉलो करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? परायत्त नैतिकता की अवस्था, या इसी को ही हम बोले तो एक सिंपल एक नाम दे सकते हैं, एक्सटर्नल मॉरलिटी हम इसको कह सकते हैं, बाहरी नैतिकता हम इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि नैतिकता का आधार क्या है? यहां पर बाहरी घटनाएं हैं। यहां पर बच्चे का खुद का कोई मॉरल नहीं होता, वो बाहरी घटनाओं से क्या होता है? प्रभावित होता है। तो देखिएगा अन्य नाम में, देखो मैंने एक नाम लिखा हुआ यहां पर, ये देखो एक्सटर्नल मॉरलिटी, ठीक है ना। ऐसा क्यों कहा गया है? आगे देखो एक लाइन लिखी भी हुई है, दूसरों के बताए अनुसार मानना कि क्या सही है और क्या गलत है। यानी दूसरे लोग बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चा यहां पर चलता है। इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया? एक्सटर्नल मॉरलिटी। अगला पॉइंट लेते हैं हम। यहां पर देखिएगा स्टूडेंट्स, एक नाम लिखा हुआ यहां पर मॉरल रियलिज्म, जिसको हिंदी में हम कहते हैं नैतिक वास्तविकता। क्या नाम लिखा हुआ है? परायत्त नैतिकता या हिट्रोनोमस मॉरलिटी का दूसरा नाम एक और आपको यहां पर मिल गया, जिसका नाम है मॉरल रियलिज्म, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नैतिक वास्तविकता। कैसे? मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा। बच्चा यहां पर सोचता है कि जो रूल सोसाइटी के द्वारा बनाया हुआ उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, और यदि ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, ठीक है ना। तो बच्चा इसको बहुत रिजिड मान लेता है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूं।
कि भाई इस अवस्था में बच्चा क्या मानता है कि यदि जो है ईश्वर के बनाए गए नियमों का यदि उल्लंघन करोगे तो ईश्वर या भगवान आपको क्या देगा, पाप देगा, ठीक है ना। तो यहां पर बाहरी नियमों को वो पूरी तरह से मान लेता कि जो बनाए गए नियम है वो पूरी तरह से क्या है, सही है, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया, मॉरल रियलिज्म या नैतिक वास्तविकता। देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, गलत काम करने पर ईश्वर पाप देगा, तो ये वाली जो बात है वो किस में आ जाती है, आपके नैतिक वास्तविकता। कैसे, मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा। एक बच्चा जिसने पेंसिल चुरा ली, ठीक है, और पेंसिल चुराने की घटना के थोड़े समय बाद में वो क्या करता है, सीढ़ियों से गिर जाता है, ठीक है ना। तो उसके जो बच्चा है उसके माइंड में यही आएगा कि भाई मैंने चोरी की इसलिए भगवान ने मुझे क्या दिया, इसका दंड दिया, ठीक है ना। और वही इसके विपरीत यदि हम बात करें ऑटोनोमस मॉरलिटी की, स्वायत्त नैतिकता की, जिसमें बच्चा जो है अपने अंतर्मन से सोचता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं आपको यहां पर अंतर बताऊंगा कि परायत्त नैतिकता में तो बच्चा क्या सोच रहा है कि बच्चा सीढ़ियों से क्यों गिर गया, क्योंकि उसने चोरी की, पेंसिल चुराई, इसलिए भगवान ने उसको क्या दिया, दंड दिया, पनिश किया। वहीं पर स्वायत्त नैतिकता की यदि हम बात करें तो बच्चा यहां पर यह सोचेगा कि उसके नीचे गिरने का जो कारण है वो पेंसिल चुराना नहीं था, ठीक है ना। वो नीचे इसलिए गिर गया क्योंकि सीढ़ियों पर चढ़ते टाइम उसने ध्यान नहीं दिया और इस वजह से उसका पैर लड़खड़ा गया, ठीक है ना। तो ये दोनों अंतर है, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो याद रख लेना, एक तो नाम क्या आ गया, हिट्रोनोमस मोरलिटी को हमने क्या कहा, एक्सटर्नल मोरलिटी। दूसरा हमने नाम क्या दिया, मॉरल रियलिज्म या नैतिक वास्तविकता। और तीसरा देखो मैंने यहां पर स्टार मार्क किया हुआ है, दबाव की नैतिकता की अवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है। मैंने स्टार मार्क कर रखा, यहां पर इंपॉर्टेंट भी कर देता हूं। क्या नाम लिखा हुआ यहां पर, दबाव की नैतिकता की अवस्था। तो बच्चे पर यहां पर दबाव होता कि उसके जो बड़े हैं उन्होंने जो नियम कायदे कानून बनाया है उसको उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो उसको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। इसलिए इस अवस्था को नाम क्या दिया, दबाव की नैतिकता की अवस्था नाम यहां पर दिया गया है स्टूडेंट्स। और चौथा नाम जो आपको अलग से डेफिनेटली पूछा जा सकता है, एक नाम लिखा हुआ है इमैनेंट जस्टिस। क्या नाम लिखा हुआ है, देखो जो टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इमैनेंट जस्टिस जो है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया, जीन पियाजे ने। इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, स्थिर न्याय कह सकते हैं। हिंदी में हम इसको क्या कह सकते हैं, स्थिर न्याय। के जो नियम कायदे कानून जो बनाए हुए हैं वो बहुत रिजिड होते हैं, बहुत कठोर या स्ट्रिक्ट होते हैं, उनके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। इसको हमने नाम क्या दिया, स्थिर न्याय, ठीक है ना। कैसे, देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, रूल यदि ब्रेक किया तो दंड मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए हमने इसको नाम क्या दिया, स्थिर न्याय, या इसी को हमने क्या बोला, इमैनेंट जस्टिस। एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं। यहां से क्वेश्चन या तो स्वायत्त नैतिकता से आएगा या परायत्त नैतिकता से आएगा, तो ये नाम बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। हमने एक नाम क्या दिया, एक्सटर्नल मोरलिटी। क्यों, क्योंकि नैतिकता बाहरी घटनाओं के द्वारा निर्धारित होती है। दूसरा हमने नाम क्या दिया, मॉरल रियलिज्म, जिसका हिंदी नाम क्या था, नैतिक वास्तविकता। और वास्तविकता क्या थी कि यदि आप रूल्स के खिलाफ जाओगे तो भगवान आपको क्या देगा, दंड देगा। तीसरी चीज हमने यहां पर क्या पढ़ी, इमैनेंट जस्टिस या स्थिर न्याय, के रूल्स आर रूल्स, इनको आप ब्रेक नहीं करते, लॉट ऑफ रिजिडिटी, स्ट्रिक्ट है, यदि ब्रेक किया तो आपको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। और एक नाम हमने पढ़ा था दबाव की नैतिकता की अवस्था। एक एक पॉइंट मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है, अच्छे से आप याद रखना। इस बार जीन पियाजे से हो सकता है आपको सीधा सीधा नैतिक विकास से संबंधित क्वेश्चन मिल जाए। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ओके, अगला लेते हैं हम। तो नैतिक विकास की जो मुख्य अवस्थाओं में यदि हम बात करें तो दूसरी अवस्था का नाम क्या है, ऑटोनॉमस मॉरलिटी, या हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे, स्वायत्त नैतिकता। यानी यहां पर बच्चा जो है खुद ये डिसाइड करता है दैट व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है ना। तो यहां पर बच्चा क्या कर सकता है कि जो नियम कायदे कानून बनाए हुए हैं उसमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहां पर बच्चा क्या कर सकता है,
चेंजेस कर सकता है, परिवर्तन वहां पर बच्चा कर सकता है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा। देखिएगा, जैसे कि आपने देखा होगा जो रेड लाइट एरिया होते हैं, रेड लाइट है ना, जिसका सिग्नल होता है कि आपको रेड लाइट हो रही तो आपको रुकना है, ठीक है ना, ट्रैफिक जाम है वहां पर, ठीक है। और अब वहां पर क्या कंडीशन है, नॉर्मल लोगों के लिए यही है कि भाई आपको जो है इसके अगेंस्ट नहीं जाना है, लेकिन यहां पर स्वायत्त नैतिकता में कोऑपरेशन, सहयोग की भावना यहां पर होती है। देखो एक नाम दे रखा मैंने यहां पर, मॉरलिटी ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब आप जानते ही हो, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सहयोग बोल सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो रेड लाइट थी, वहां पर रुकना है, आप उसके आगे नहीं जा सकते, ये रूल है जिसको सभी लोग फॉलो करते हैं। लेकिन यदि वहां से कोई एम्बुलेंस गुजर रही है, ठीक है ना, तो इस केसेस में क्या हो सकता है वहां पर कि भाई एम्बुलेंस को जो है वो रेड लाइट के बावजूद भी उसको क्रॉस करके जाने दिया जा सकता है। तो ये वाली बात जो है वो किस में की जाती है, स्वायत्त नैतिकता। इसीलिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं, सहयोग की भावना यहां पर आई कि भाई एम्बुलेंस को जाने दो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो आपकी पर्टिकुलर विचारधारा यहां पर काम में आ रही है, और यहां पर कौन सा भाव दिख रहा है, सहयोग का भाव दिख रहा है। इसीलिए हमने इस अवस्था को नाम क्या दिया, मॉरलिटी ऑफ कोऑपरेशन। और उस एम्बुलेंस को जाने देना चाहिए, यह डिसीजन आपने खुद ने लिया, इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया, आंतरिक नैतिकता, कि भाई आपके अकॉर्डिंग जो है ये करना जो है वो गलत नहीं है, इसलिए इसको हमने नाम क्या दिया, आंतरिक नैतिकता। अर्थात इसमें क्या होता है, मॉरलिटी बेस्ड ऑन रूल, कि जो नैतिकता है वो इसके अंदर खुद के नियमों पर आधारित होती है। कैसे, मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं। देखो एक बच्चा जिसको भूख लगी है, ठीक है ना, तो उस बच्चे ने क्या किया, दुकान में से बिस्किट का पैकेट मार लिया, ठीक है ना। तो वहां पर परायत्त नैतिकता के अकॉर्डिंग क्या होगा कि उसने चोरी की है तो उसको क्या मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। जबकि इसी चीज को हम स्वायत्त नैतिकता के मामले में लेवें तो यहां पर ऐसे रुझान आएंगे कि बच्चे को भूख लगी हुई थी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने ऐसा कर लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, सही था, ठीक है ना। तो यहां पर आपके खुद के विचारों से मौतिकता जो है, नैतिकता जो है, मॉरलिटी जो है वो आपके अंदर डेवलप होती है। स्टूडेंट्स अगला देखते हैं, ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर महत्वपूर्ण नाम क्या बनता है, देखो मॉरलिटी ऑफ कोऑपरेशन जो है वो किसको कहा जाता है, स्वायत्त नैतिकता को। फिर एक नाम आता है यहां पर मॉरल रिलेटिविज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, नैतिक सापेक्षवाद। क्या नाम आ रहा है यहां पर, मॉरल रिलेटिविज्म, या इसको हम क्या बोलते हैं, नैतिक सापेक्षवाद, ठीक है ना। कैसे, यहां पर नैतिक सापेक्षवाद की बात कैसे आएगी कि जो नियम कायदे कानून जो है, जो कि बनाए हुए सोसाइटी के द्वारा, उसमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उसमें क्या किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। आपको याद हो तो जब मैंने आपको लॉरेंस कोहलबर्ग पढ़ाया था तो एक टर्म वहां पर मैंने एक्सप्लेन की थी, तब बताया भी था, फिर से आपको बता देता हूं। कैसे, आपने देखा होगा कि गर्ल्स एजुकेशन को लेके पहले बहुत प्रॉब्लम थी, जो लोग हैं वो मतलब लड़कियों को घर से बाहर तक भी निकलना नहीं पसंद करते थे, ठीक है ना। लेकिन आज का टाइम अलग है, आप देखो कोई भी कोचिंग क्लासेस में जाओ, आपको 70% तो उसमें गर्ल्स कैंडिडेट ही मिलेंगी। हर चीज में लड़कियां जो है वो आगे आ रही है, ठीक है ना। तो जो रूढ़िवादिता थी पहले वो अलग थी, धीरे धीरे लोगों की मेंटेलिटी में क्या आया, बदलाव आया। यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, परिस्थितियों के अनुसार आप क्या कर सकते हो, नियम कायदे कानून में बदलाव या परिवर्तन कर सकते हो, जिसको क्या कहा जाता है, मॉरल रिलेटिविज्म या नैतिक सापेक्षता या नैतिक सापेक्षवाद कहा जाता है। अच्छे से लिख लेना, एक एक टर्म में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते जा रहा हूं। अगला वर्ड देखिएगा स्टूडेंट्स, एक नोट डाल के लिखा हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है, सीधा सीधा क्वेश्चन कैसे क्लिक कर सकता है। देखो मैंने यहां पर कंपैरिजन किया है परायत्त और स्वायत्त नैतिकता को, एक नाम लिखा हुआ स्वायत्त नैतिकता। तो देखो यहां पर हम 2 चीजों की बात करेंगे, एक तो कंसिक्वेंस, किसी घटना का परिणाम या रिजल्ट, ठीक है, और एक हम जो है बात करते हैं सिचुएशन की, इंटेंशन की, अपने इरादे की या आपके नियत की जो बात करते हैं। तो याद रखना स्टूडेंट्स, जो नियत या इरादे की जो बात की जाती है
वो किस में की जाती है? स्वायत्त नैतिकता में की जाती है। जबकि किसी घटना के परिणाम पर या किसी के व्यवहार का जो परिणाम क्या रहा है उसके आधार पर नैतिकता को डिसाइड करने की जो बात आती है वो किस में आती है स्टूडेंट्स? परायत्त नैतिकता के अंतर्गत आती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा कैसे, देखिएगा। जैसे कि एक बच्चा जो है वो एक ट्रे लेके जा रहा है मेहमानों के आगे जिसके अंदर 7-8 ग्लास रखे हुए हैं, ठीक है ना। और बच्चा जब वो ग्लास लेके जाता है, पानी सर्व करने जाता है गेस्ट को, तो उस ड्यूरिंग क्या होता है, उसका पैर किसी चीज में उलझ जाता है, बच्चा गिरता है और वो 8 के 8 ग्लास वहां पर टूट जाते हैं, ठीक है। अब एक और मैं आपको, अब यहां पर क्या हुआ, वो सारे के सारे ग्लास टूट गए, तो जो परायत्त नैतिकता वाली बात जो है, जो हिट्रोनोमस मॉरलिटी वाले जो लोग हैं वो क्या सोचेंगे कि इसने ग्लास तोड़े, इसने रूल को ब्रेक किया, तो इसको क्या मिलना चाहिए? दंड मिलना चाहिए, ठीक है। जबकि यही बात जो है वो स्वायत्त नैतिकता वाले क्या सोचेंगे कि इस बच्चे का इंटेंशन, इसका नियत, इसका इरादा ऐसा गलत करने का नहीं था, सिचुएशन ऐसी थी कि बाई चांस उससे ऐसा हो गया, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर आप अच्छे से देखो, यदि पूछे कि नैतिकता का मूल्यांकन किसके आधार पर, नियत या इंटेंशन के आधार पर किस में होता है, तो उसका आंसर क्या जाएगा? ऑटोनोमस या स्वायत्त नैतिकता। और यदि आपसे पूछे कि नैतिकता का जो मूल्यांकन है वो परिणाम या रिजल्ट के आधार पर जो आता है, तो इसकी बात कौन करता है स्टूडेंट्स? परायत्त नैतिकता इसकी बात यहां पर करता है, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं कि एक बच्चा था जो बहुत एग्रेशन में था और उसके हाथ में ग्लास था और उसने ग्लास को दीवार के यूं देके मारा और ग्लास ब्रेक हो गया, ठीक है ना। तो ये जो सिचुएशन थी, यहां पर आपको दिख रहा है कि इसके अंदर बच्चे की जो नियत है वो सही नहीं है। तो ये जो एग्जांपल है वो किसका है? स्वायत्त नैतिकता का, ठीक है। तो यहां पर यदि मैं आपको कंपैरिजन में बताऊं, एक तो वो एक ग्लास टूटा है और एक कितने ग्लास टूटे? 6 ग्लास टूटे हैं। तो जो परायत्त नैतिकता वाले हैं वो ज्यादा गलत किसको माने हैं कि 7 या 8 ग्लास टूटे थे, यानी इसने ज्यादा मतलब पनिशमेंट वाला काम वहां पर किया, इसने बहुत ज्यादा गलत काम किया है, ठीक है। और जो एक ग्लास जो तोड़ा है उसको परायत्त नैतिकता वाले क्या मानेंगे? उसकी बजाय इसको कम दंड देना चाहिए क्योंकि इसका अपराध इतना ज्यादा खराब नहीं था। समझ रहे हो ना। तो यहां पर एक में बात परिणाम की हो रही है, दूसरे में बात किसकी हो रही है? नियत की। तो नियत की बात कौन करता है? नियत, सिचुएशन, इंटेंशन की बात स्वायत्त नैतिकता में की जाती है, जबकि किसी चीज के रिजल्ट के आधार पर नैतिकता का निर्धारण की बात किस में की जाती है? परायत्त नैतिकता में की जाती है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिख दिया किसका? ग्लास वाला, ताकि आपका ये जो एग्जाम्पल है इसकी एक इमेज आपके माइंड में अच्छे से क्रिएट हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी अगली कड़ी में हम जो अगली स्लाइड्स लेने जा रहे हैं, आप देखिएगा। मैंने आपको बताया था मुख्य अवस्थाएं 4 थी, जबकि गौण अवस्थाओं की यदि हम बात करें तो गौण अवस्थाएं मैंने आपको यहां पर कितनी बताई थी? 4 बताई थी। तो वो 4 गौण अवस्थाएं कौन सी है, इनके भी आपको नाम तो कम से कम याद रहने ही चाहिए। कुछ भी नया नहीं है, बस 2 नाम आपको नए देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखो, एक नाम आ रहा है यहां पर एनोमी। क्या नाम आ रहा है यहां पर? यदि आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख देता हूं। एक नाम यहां पर क्या आ गया? एनोमी। इसकी अवस्था मानिए जीन पियाजे ने 0 से 5 वर्ष। इसकी अवस्था क्या मानिए? 0 से 5 वर्ष। अभी एक और स्लाइड्स के माध्यम से आपको बताऊंगा, उसमें हिंदी नाम भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एनोमी के अंदर जीन पियाजे बताता है कि इस अवस्था में बच्चा ना तो नैतिक होता है और ना ही बच्चा क्या होता है? अनैतिक होता है। और इसमें बच्चे की मोरलिटी का जो आधार है वो किसको माना गया है? दंड और पुरस्कार को। तो यदि इन 4 अवस्थाओं से क्वेश्चन बना तो या तो एनोमी से बनेगा या फिर कहां से बनेगा? यहां से बन सकता है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो याद रखना, एनोमी की एज क्या बताइए? 0 से 5 वर्ष। इसमें बच्चा ना तो नैतिक होता और ना ही अनैतिक। और इसमें बच्चे के नैतिकता का आधार किसको माना जाता है? दंड या पुरस्कार को कह लो या बाहरी घटनाओं को कह लो, एक ही बात है,
ठीक है। अगला नाम आ रहा है हिट्रोनोमी ऑथोरिटी। क्या नाम आ रहा है आपको, तो इधर साइड में लिख देता हूं मैं, हिट्रोनोमी ऑथोरिटी। वही वाली बात है जो अभी हमने परायत नैतिक अवस्था में पढ़ी थी। क्या नाम आ रहा है, हिट्रोनोमी ऑथोरिटी। सॉरी। तो हिट्रोनोमी के अंदर क्या था, वही वाली बात है, परायत नैतिकता की अवस्था, जिसको हमने नाम क्या दिया था, मॉरल रियलिज्म नाम भी दिया था, कि सोसाइटी ने जो रूल्स बनाए उनको ब्रेक नहीं करना, ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। हम पढ़ चुके हैं, वही चीज है, ठीक है। तीसरा नाम आ रहा है हिट्रोनोमी रेसिप्रोसिटी। ये नया नाम है। ये देखो यहां पर आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा है, इसलिए मैं इस नाम को इधर लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं स्टार मार्क भी कर देता हूं। या तो क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है, एनोमी से, या फिर आपको कहां से पूछा जा सकता है, हिट्रोनोमी से। बाकी दो वही चीजें हैं। देखो चौथा नाम क्या आ गया, ऑटोनोमी, जिसको हमने नाम क्या दिया था, स्वायत्तता। हिट्रोनोमी क्या था, परायत्ता, ठीक है। तो मैं अब जो वर्ड एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, इधर मैं लिख भी देता हूं, हिट्रोनोमी, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोसिटी। क्या नाम दिया हमने इसको, हिट्रोनोमी रेसिप्रोसिटी, ठीक है ना। इसको हम पारस्परिक जो है वो अंतर संबंध भी हम इसको नाम दे सकते हैं। एग्जैक्ट हिंदी नाम जो है वो आप हिंदी कोश डिक्शनरी में देख लेना, आपको मिल जाएगा। ये चीज है क्या वो मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। वर्ड क्या लिखा हुआ है, हिट्रोनोमी रेसिप्रोसिटी। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो रिलेटेडनेस जो होती है, जो संबंधता होती है, किसके साथ, अपने समवयस्क समूह या अपने पीयर ग्रुप या अपने समकक्ष जो उम्र के जो साथी लोग होते हैं, उनके सहयोग के द्वारा बच्चे के अंदर क्या होता है, नैतिकता का विकास होता है, मॉरलिटी का विकास होता है। और इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, परिवार के सदस्यों की बजाय उन चीजों को ज्यादा सही मानता है जो कि उसके दोस्तों के द्वारा बताई हुई है। देखो नाम क्या लिखा हुआ है, हिट्रोनोमी रेसिप्रोसिटी। मैं आपको फिर बता रहा हूं, हिंदी नाम आप डिक्शनरी में देख लेना। इसके अंदर दो ही चीजें आपको याद रखनी है। इसके अंदर जो बच्चा है वो किसके द्वारा सीखेगा, नैतिकता का विकास किसके द्वारा होगा, सहपाठियों द्वारा। नैतिकता किसके द्वारा आएगी, मैं एरो करके लिख देता हूं यहां पर, नैतिकता किसके द्वारा आएगी, सहपाठियों द्वारा, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, अपने जो पीयर ग्रुप के जो मेंबर हैं उसके द्वारा बच्चे में क्या होता है, नैतिकता का विकास होता है। और एक और चीज आपसे यदि पूछे, सीधी सीधी एग्जाम में पूछी जा सकती है, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट देख लेना आप याद रखना। यहां पर माता पिता की बजाय दोस्त की बात को क्या करता है, बच्चा सही मानता है। दोस्त की बात को क्या करता है, सही मानता है। देखो थोड़ी जगह कम थी, मैं बोल रहा हूं, एक बार फिर से बोल देता हूं। टॉपिक क्या है, हिट्रोनोमी रेसिप्रोसिटी, जिसमें बच्चा अपने हम उम्र, अपने पीयर ग्रुप, अपने सहपाठियों के द्वारा क्या करता है, नैतिकता का विकास करता है। परस्पर सहयोग की भावना यहां पर देखने को मिलती है। और इस उम्र में बच्चा जो है अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियन, अपने माता पिता की बजाय ज्यादा सही बात जो मानता है वो किसको मानता है, दोस्तों की बात को वो यहां पर सही मानता है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से भी बता दूं। आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई एग्जांपल आया होगा कि आपके मोहल्ले में कोई एक ऐसा दोस्त है, उसके अंदर कोई बुरी आदत थी कि वो गुटखा, बीड़ी या तंबाकू ऐसी चीज यूज करता था। तो घर वाले आपको हिदायत देते थे कि तेरे को उसके साथ नहीं रहना है, उसके साथ देख लिया तो तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे, ठीक है ना। तो लेकिन आप क्या कहते थे कि भाई वो जो मेरा फ्रेंड है वो उसकी पर्सनल मैटर है कि वो क्या खाता है और क्या पीता है, मेरे साथ उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, मेरे साथ वो बहुत अच्छे से पेश आता है, बहुत सही तरीके से मेरे साथ डील करता है, इसलिए मेरी नजरों में वो क्या है, सही है। तो ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया वो किसका है, आपके हिट्रोनोमी रेसिप्रोसिटी का है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी आपके दो मुख्य अवस्थाएं, चार गौण अवस्थाएं, और एक आज हमने पढ़ा कि नैतिक विकास में वातावरण के साथ अंतरक्रिया पर इन्होंने बल दिया। सबसे पहला वैज्ञानिक विवरण नैतिकता पर जीन पियाजे ने प्रस्तुत किया, और 1932 में लिखी इनकी बुक भी हमने पढ़ी, मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, यहां से डेफिनेटली आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना रहेगी स्टूडेंट्स। अच्छे से याद करके जाना, इसको कॉपी में लिख भी लेना। तो आज का अपना ये टॉपिक खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ। ओके।